नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू के साथ अन्य फसलों की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। मटर की फसल में समय रहते करें कीट रोगों का नियंत्रण। अपने राज्य में आलू की खेती बहुत से किसान करते हैं और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। अगर किसान आलू की खेती के साथ कम समय में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करें तो न केवल आलू की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा, बल्कि इसके साथ सह फसली खेती करने से उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। तो किसान भाई कैसे करें आलू के साथ अन्य फसलों की खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। हमारे किसान भाई आलू को बहुतायत मात्रा में बुआई करते हैं। अब ये ध्यान देना होता है कि हमारे किसान भाइयों को आलू के लिए मिट्टी कौन चाहिए। आलू के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है बलुई दोमट मिट्टी, और तो लगभग सभी फसलों में सभी मिट्टियों में इस फसल की बुआई की जाती है, लेकिन सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 7 तक रहना चाहिए। उर्वरक जो हमारी ये नकदी फसलें हैं, चाहे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, इन सब में खाद की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जब उर्वरक हम देते हैं तो उर्वरक देने से पहले हम 10 से 15 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 दिन पहले खेतों में देते हैं कि जो पूरा हमारा जो गोबर की सड़ी खाद है वो अच्छे से सड़ जाए। उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं। तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको करते हैं। आलू की सहफसली खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनका उर्वरक प्रबंधन ली गई फसल के अनुसार करना चाहिए। आलू की फसल के लिए दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा का प्रयोग बोए गए आलू की कतारों में करें और साथ में बोई गई फसल में पोषक तत्व पूर्ति के लिए उसके उर्वरकों को उसी की कतार में दें। तो सिंचित अवस्था में जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है और स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा है, ये बुआई के समय दे देते हैं। और जो नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा जो बचती है वो 30 से 35 दिन पर मिट्टी चढ़ाने के बाद हम उसको देते हैं। तो मिट्टी चढ़ाना हमारा आवश्यक होता है और मिट्टी चढ़ाते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हैं। और एक जो प्रभेद होती है, प्रभेद 3 तरह की होती है। एक अगेती होती है, एक मध्यम होती है, एक पछेती होती है। जैसे जो हमारी आगात वाली प्रभेद है जो 70 से 90 दिन में कंप्लीट हो जाती है, उसमें हमारी प्रभेद है कुफरी अशोका है, कुफरी पुखराज है, कुफरी अरुण है। और इनका उत्पादन क्षमता लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। और एक मध्यम अवधि की होती है जिसमें 90 से 110 दिन में हमारी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। इनका भी उत्पादन 20 से 25 या 25 से 30 के लगभग इनका टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होता है, जिसमें कुफरी कंचन है, कुफरी पुष्कर है, कुफरी लालिमा है, कुफरी सतलज है, कुफरी आनंद है। और जो हमारी पछेती है जो 110 या 110 दिन से ज़्यादा लेती है, उसमें कुफरी सिंदूरी है जिसका 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज आंकी गई है। तो ये हमारा जो आलू होता है, आलू के लिए हमारे किसान भाइयों को जो बीज दर होती है वो 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बुआई हम लोग करते हैं बीज दर के हिसाब से। तो हमारे किसान भाइयों को जो कंद होते हैं,
कंद लगभग 30 ग्राम का या 40 ग्राम का एक कंद लेना चाहिए, जो सबसे उपयुक्त होता है। और उस उपयुक्त रहने से उसमें जो है उत्पादन अच्छा होता है, उसमें बढ़वार अच्छी होती है। तो जब हम बुआई करते हैं तो बुआई की दूरी जो हमारी होती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। और जो कंद होता है, कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, जिससे हम बुआई करते हैं। आलू के साथ अंतर्वर्ती खेती में हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी फसल हम ले सकते हैं? तो आलू रबी फसल में होती है, रबी सीजन में होती है, रबी ऋतु में होती है। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होना चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग हो, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी हो, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो, दो फसलों में एक फसल दलहनी हो। आलू के साथ उगाई जाने वाली सहफसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मक्का, गन्ना, मूली, प्याज और सरसों आदि की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। इसके लिए खेत में आलू की बुआई कतारों में करते हैं और बुआई की दूरी फसलों की किस्मों के अनुसार रखते हैं। तो आलू के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मक्का का देखा गया है कि जैसे आलू के साथ मक्का हमारा बहुत अच्छा काम करता है। तो जो लाइनों में हमारा रहता है आलू, उसी में हम मक्का लगा देते हैं, तो मक्का की अंतर्वर्ती खेती बहुत अच्छी होती है। मक्का का जो हमारा बीज दर होता है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम आलू के साथ सहफसली खेती के रूप में करते हैं। तो आलू के साथ अंतर्वर्ती खेती का मेन मकसद ये होता है कि हमको एडिशनल माने अतिरिक्त रूप में हमको जो है मक्का का उत्पादन प्राप्त हो जाता है और मक्का का उत्पादन मिल जाता है। इसके साथ साथ हम मटर जो होता है, जिसको छिमड़ी बोलते हैं, आलू के साथ छिमड़ी का भी हम सहफसली कर सकते हैं, तो इससे एडिशनल इनकम हमको मिल जाती है। आलू के साथ धनिया का भी हम लोग कर सकते हैं उत्पादन। आलू के साथ गन्ना का भी कॉम्बिनेशन अच्छा देखा गया है कि हम गन्ना का भी उत्पादन आलू के साथ ले सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग सही तरीके से करती रही हैं। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। आमतौर पर इस मौसम में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वैसे तो मिश्रित फसल में पौधों की सघनता की वजह से खरपतवार कम उगते हैं, लेकिन कभी कभी खेतों में खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता अनुसार समय समय पर निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। तो ये सब हमारी सहफसली खेती है। सहफसली खेती का मेन काम ये होता है कि जो हमारी आधार वाली फसल होती है, आधार वाली फसल के साथ साथ हम एक्स्ट्रा हमको जो है वो अलग उत्पादन मिल जाता है। जो हमारा अगर मान लिया कोई क्रॉप या हमारी बेस क्रॉप, आधार क्रॉप अगर फेल्योर होती है या उसमें उत्पादन कम मिलता है, तो हमारी जो सहफसली खेती है उससे हम उत्पादन को रिकवर कर देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को अधिक